Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS. And today we are going to end this chapter, that is money and capital market. And today's lecture will be small, so it will be good that कि भैया ये chapter जल्दी से खत्म होने वाला है. इसके बाद we will start a very important chapter, that is balance of payment. Okay, where is the pen यार? तो पेन से परेशानी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ढंग से आता ही नहीं है ये. ठीक है, BOP एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसके बाद हम चालू करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, तो उसके लिए अच्छा सा दिमाग खोल के रखना. बिकॉज इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के लिए कहीं बार भी दिमाग नहीं खोलना, बिकॉज इसके बाद सिर्फ छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज बचेगा, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बचेगा. वी हैव गॉट इसके बाद सोशल सेक्टर्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी पढ़ेंगे, HDR पढ़ेंगे. मतलब आप कुछ खास नहीं बचेगा BOP एंड FII के बाद. यहाँ पर बस थोड़ा सा दिमाग खोलना है. वैसे भी ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत जो लगनी थी वो लग चुकी है. अगर आपने दिमाग अच्छा लगा लिया है, so now you won't be facing any problem in economics. So before going to the last part of our lecture, I would like to tell you about our paid program. Okay, this year 35 plus students are writing mails from our side. Okay, और सबके स्कोर 100 प्लस है. ओके, 100 प्लस है. और साथ ही साथ अगर आपको उसके प्रूफ चाहिए तो यू विल गेट इट ऑन आर टेलीग्राम चैनल विच इज़ कॉल्ड एज अरोरा IAS. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग आर प्रोग्राम्स, यू कैन always contact on these two numbers, and these are our mind map books which you can purchase from Flipkart or Amazon. This will help you in रिवीजन पर्पस. ओके, रिवीजन पर्पस में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे. चलिए आ जाते हैं हमारी स्लाइड्स में. सो स्लाइड नंबर है 52. इट इज़ म्यूचुअल फंड्स. तो आपने काफ़ी नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड्स का, लेकिन ये मत सोचिएगा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेकार होता है. ओके, ना ही मैं आपको ये बताऊंगा कि रेगुलर ग्रोथ फंड क्या होता है, इक्विटी ग्रोथ फंड क्या होता है, डायरेक्ट फंड क्या होता है, इनडायरेक्ट फंड क्या होता है. नथिंग आई विल टेल यू बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट. ठीक है, सिर्फ आपको ये जानना है कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स होता क्या, तो आप ध्यान समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, शेयर मार्केट इज़ ऑलवेज रिस्की. ठीक है, शेयर मार्केट जो होता है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है. क्यों रिस्की होता है? रिस्की इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पर दैट मीन्स कभी भी मार्केट ऊपर जाता है, कभी भी मार्केट नीचे आता है. द मेन रीज़न फॉर रिस्क इज वी डोंट नो अबाउट द शेयर मार्केट. ओके, वी डोंट नो, we have not studied the economics, we have not studied the finance, so that we cannot understand the balance sheet of the companies. और जो भी चेंजेस हो रहे हैं पॉलिटिक्स की वजह से, इकोनॉमिक्स की वजह से मार्केट में, ठीक है, जिसकी वजह से एक कॉमन मैन के लिए मार्केट में एक्चुअली पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, बट उसका एक आसान रास्ता है. उसका आसान रास्ता ये है कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की. ठीक है, आपके पास नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, सो क्या कर सकते हैं? सो आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड के पास जा सकते हैं जिसके पास थोड़ा बहुत शेयर मार्केट का नॉलेज हो, और आप उसको अपने पैसे दे दीजिए, वो अपने हिसाब से पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर देगा. ठीक है, पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर देगा. ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड आपका वही फ्रेंड है. ठीक है, म्यूचुअल फंड आपका वही फ्रेंड है. ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक फंड टाइप का होता है. ठीक है, एक फंड टाइप का होता है, और ये फंड दो टाइप के होते हैं. एक होता है क्लोज एंडेड फंड और एक होता है ओपन एंडेड फंड. ओपन एंडेड फंड में मतलब कभी भी पैसे आके आप डाल सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ठीक है, जब भी आप आना चाहें तब आके पैसे लगा सकते हैं, जब निकालना चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन एक टाइम का एग्जिट लोड जो लगता है वो तो बात की बात है. जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में वो जानते होंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा. ठीक है, तो ओपन एंडेड मतलब कभी भी आ सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं और कभी भी निकाल के जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ होता है क्लोज एंडेड फंड. क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? क्लोज एंडेड फंड वो फंड होता है कि भाई जहाँ पर फिक्स ड्यूरेशन है, कि भैया आज मान लीजिए 22 दिसंबर है, मान लीजिए, तो 22 दिसंबर को ही फंड खुलेगा. और अगर यहाँ पर लिखा है कि 28 दिसंबर बंद हो जाएगा, तो 28 दिसंबर को बंद भी हो जाएगा वो. मतलब यहाँ फिक्स है कि भैया हम सिर्फ इतना ही पैसा लेंगे, मतलब इस बीच में जितना आ जाएगा, और उसके बाद उसको इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ इस टाइम बाद रिटर्न कर देंगे. समझ लो जैसे कुछ LIC टाइप की होती है, दैट यू कैन कॉल्ड एज LIC, दैट मीन्स क्लोज एंडेड फंड. ठीक है, समझ में आया क्लोज एंडेड फंड और ओपन एंडेड फंड क्या होता है? यहाँ चीज़ें टेक्निकली नहीं समझनी है, बस ऊपर ऊपर से समझनी है, बिकॉज म्यूचुअल फंड UPSC नहीं पूछेगा. ठीक है, बस हमें निकल नॉलेज होनी चाहिए जो भी मार्केट में चलता रहता है. तो आपको ये समझ में आया कि भैया कि म्यूचुअल फंड की ज़रूरत क्या है. म्यूचुअल फंड की ज़रूरत क्या है? शेयर मार्केट का लॉस. ठीक है, शेयर मार्केट का लॉस पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि भैया किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. अब देखो, अब जो फंड है, फंड को मैनेज करने के लिए देर इज़ अ मैनेजर. ठीक है, फंड को मैनेज करने के लिए देर इज़ अ मैनेजर. ओके, और अगर आप कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैनेजर पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो किस टाइप का बंदा है, वो बुलिश है, बियरिश है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, कि किस तरीके से वो इन्वेस्ट करता है. ठीक है, और एक चीज़ और, ये जो आपका
सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, गए में कुछ प्रॉब्लम है। सो और ये जो आपका फंड रहता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में जो पैसा रहता है वो क्या किया जाता है, सबका पैसा पूल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए, मैंने 100 रुपये लगाए, ऐसे लगाते लगाते कुछ अब मान लीजिए कुछ 1000 करोड़ बन गए। अब ये जो पैसे हैं इसको ये लोग कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 60% ये लोग कुछ ऐसे फंड्स में लगाएंगे जहाँ से रिटर्न लगभग आप कह सकते हैं 90 to 95% एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्टेड है मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा 8%, 9%, इस टाइप से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो 40% फंड रहता है वो काफ़ी रिस्कियर एसेट पे लगता है, ठीक है। आप कह सकते हैं मॉडरेट टू और हैवी हैवी रिस्क की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी 29 to 30% रहता है, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है कि बिकॉज ये लोग अपने कस्टमर को अच्छा रिटर्न दे सकें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर रहता है इनका एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो मतलब कि भाई ये जो फंड मैनेजर है वो कितना पैसा चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशो 1% से ऊपर रहता है तो ऐसा माना जाता है उस फंड पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर चार्जिंग अ लॉट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जनरली बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ फंड मैनेजर ज़्यादा पैसे ले लेंगे आपके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 10 रुपये लगाई तो 1 रुपये ले लेंगे, जहाँ पर 0.50 या 0.50 से कम का अगर आपका आप कह सकते हैं एक्सपेंस रेशो, वहाँ पर बंदे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, और आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी वर्ड विच इज़ देयर इन योर म्यूचुअल फंड पार्ट, ठीक है। समझ में आया? तो अभी तक हमने ये जाना कि भैया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ शेयर मार्केट। इसके बाद हमने ये जाना ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है, क्लोज एंडेड स्कीम क्या होती है। फिर हमने देखा कि देयर इज अ मैनेजर इन म्यूचुअल फंड हु इज़ गोइंग टू मैनेज योर म्यूचुअल फंड, मतलब जो भी आपकी मनी रहती है उसको वो किस तरीके से डिवाइड करता है, वो अप्रॉक्सीमेटली सबका मनी पूल करता है, और उसको 60% मोस्ट ऑफ द टाइम, जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जनरली है, जनरली क्या करता है 60% लेस रिस्कियर एसेट में लगाता है, 40% रिस्कियर एसेट में लगाता है। और ये और दैट मीन्स इसके बाद हमने ये पढ़ा कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें होती है, जैसे कि मान लीजिए जो SIPs रहती है ना, जिसमें आप मंथली म्यूचुअल फंड पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो टैक्स फ्री होती है, ठीक है, वो टैक्स फ्री होती है। एक चीज़ और है तरीके का। अब इन म्यूचुअल फंड को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। क्या कहते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एंड वन मोर क्वेश्चन कम्स, हु रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड? इज इवन म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड? भैया जनता का पैसा जा रहा है तो सिंपल सी बात है रेगुलेट तो होगा, और इसे रेगुलेट कौन करेगा? चलो आप बताओ, मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो लिंक टू मार्केट, सो इट विल ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। म्यूचुअल फंड विल ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। समझ में आया? ओके, वेल एंड गुड। अब देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया ये लोग एक पूल ऑफ मनी बनाते हैं, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में लगा देते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसा जाएगा रिलायंस में, कुछ पैसा जाएगा इन्फोसिस में, वो भी मतलब वेरी करेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में आएगा, कुछ एजुकेशन सेक्टर में जाएगा, कुछ फार्मा सेक्टर में जाएगा। जैसे फार्मा सेक्टर में अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप जाएँ तो काफ़ी अच्छी आपको ग्रोथ मिल सकती है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो तब चेक करते रहिए यार, मतलब ऐसे आपको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स बता दिया ना कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, किस तरीके से मैनेजर को चेक करना चाहिए, और इसके बाद किस तरीके से लोग डाइवर्सिफाइड मैनर में लगाते हैं। थोड़ी बहुत आप चीज़ें और पढ़ेंगे अगर आपको इन्वेस्ट करना हो म्यूचुअल फंड में, तो यू कैन इन्वेस्ट। बाकी मेरा एक्सपीरियंस इज़ पॉजिटिव टिल नाउ फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड, मतलब काफ़ी अच्छा रहा है 2 से 3 साल में। ओके, अब देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, जो न्यू स्कीम आती है, ठीक है, कोई भी न्यू स्कीम अगर आएगी मार्केट में उसको न्यू फंड ऑफर कहा जाएगा, NFO, ठीक है, शॉर्ट में आप उसे NFO पढ़ेंगे। ओके, अगर आप सेविंग पर्पस के लिए कोई भी स्कीम निकालते हैं म्यूचुअल फंड वाले तो उसको बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके बाद अगर आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। मोदी जी ने भी अपने 1-2 स्पीचेस में इसका बहुत नाम लिया कि भैया आप रेगुलरली सेविंग करें तो आपको काफ़ी फायदा होगा। इसी में मैंने बताया था इसका जो पैसा भी रहता है वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है, टैक्स फ्री होता है। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड में यहाँ पर 1 साल का, मतलब अगर आप 1 साल से पहले दैट मीन्स आप कह सकते हैं निकलते हैं बाहर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 3 साल की म्यूचुअल फंड की, लेकिन आपने देखा कि वो आपको शुरू में बहुत लॉस हो रहा है, तो अगर आप 1 साल से पहले निकल जाते हैं तो आपको एग्जिट लग जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2% से, इसके ऊपर से नहीं लगता है, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ फंड में आप देखेंगे 0.8% रहता है, 0.9% रहता है, 0.50% रहता है, बट अगर बढ़ेगा भी तो बढ़ेगा 2% से ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द म्यूचुअल फंड। आई होप यू मस्ट हैव गॉट सम आइडिया अबाउट द म्यूचुअल फंड। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मार्केट में चलता रहता है, तो आई थॉट भैया एक्सप्लेन कर देते हैं, लोग भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा टॉपिक आता है हमारे सामने, इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखो, इंश्योरेंस सेक्टर से भी मुश्किल से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है हमारे पास, जो कि आपको हर बार ये करंट अफेयर्स की मैगजीन जब आप मेंस देंगे तो हर मैगजीन में आपको देखने को मिल जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, हमारे यहाँ जो लो पेनिट्रेशन क्यों है, वाई
देयर इज़ लो पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो रीज़न यू नो वेरी वेल, ठीक है, रीज़न यू नो वेरी वेल कि भैया लोग लिटरेट नहीं हैं, और जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ की जो तुलना हम हमेशा फ्रॉड कंपनी के साथ करते हैं। आपने खुद ऑब्जर्व किया, इवन अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने इंश्योरेंस करवा के रखा था अपनी स्कूटी का, ठीक है, पैप थी उसके पास, नहीं मतलब अभी जो नई वाली उसकी आ रही है टीवीएस की, जोपेटर, जोपेटर, हाँ, जोपेटर थी उसके पास, ठीक है। तो उसने इंश्योरेंस करवा के रखा था। तो उसमें क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो बच जाता है, अपनी गाड़ी छोड़ देता है, बेचारा बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। सो अल्टीमेटली उसका जो गाड़ी बनाने का खर्चा हुआ 7 से 8 से 9 हज़ार के आसपास में मुझे बता रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसने उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, उसको मुश्किल से 2 से 3 हज़ार मिले, वो भी 4 से 6 महीने बाद। तो हमारे यहाँ कंपनीज जो हैं उनको फ्रॉड माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो हमें सिर्फ चक्कर लगाते रहेंगे, और पीपल लिटरेट हैं, ठीक है। और ऐसे 3-4 रीज़न हैं जो आप अपने खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, और ये वाई देयर लो पेनिट्रेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपको हर बार ही करंट अफेयर्स मैगजीन में मिल जाएगा, जब आप मेंस देंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएगा। बाकी हर बार एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन आता नहीं है, आता नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टडी सम बेसिक्स अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर। तो हम सब जानते हैं 1955 में LIC का क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। नेशनलाइजेशन मैंने आपको बताया था बैंकिंग वाले चैप्टर में क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैंने आपको LIC के बारे में बताया था किस तरीके से उसका नेशनलाइजेशन हुआ था, तो उसके लिए आप यू कैन रेफर दैट लेक्चर ऑल्सो। अब देखो, जो इंश्योरेंस होते हैं हमारे सामने वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में सब आ जाएंगे एक्सेप्ट लाइफ, एक्सेप्ट लाइफ, जनरल इंश्योरेंस में सारे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस में क्या आएगा, आपकी डेथ कवर, ठीक है, आपकी डेथ कवर। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा ना, बहुत बार न्यूज़ में चलता रहता है, 500 रुपये में 1 करोड़ का इंश्योरेंस, अगर आप मर गए तो फिर आपके बच्चों का कौन देखेगा, ये सब, वो दैट इज़ अ डेथ इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस। तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट होता है, लाइफ इंश्योरेंस आप समझ रहे हो, जो भी आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो लाइफ इंश्योरेंस कहलाएगा। अब उसके अलावा जितने भी बचे इंश्योरेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कार का, बाइक का, आपके मोबाइल का, आपके आईपैड का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज जनरल इंश्योरेंस। तो सिंपल शब्द में याद रखना, अगर कोई भी इंश्योरेंस आपकी, दैट मीन्स सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर आपकी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आपकी लाइफ को प्रोवाइड कर रहा है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस आएंगे, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस। अब देखो, इंश्योरेंस सेक्टर पे सिर्फ और सिर्फ 49% की FDI है, 49% की FDI है। लेकिन अभी तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 74% और इसके बाद 100% FDI अलाउ कर दी है इंश्योरेंस सेक्टर में। नहीं, वो एक्चुअली में इंश्योरेंस सेक्टर के ब्रोकरेज सेक्टर में अलाउ की है, ठीक है, याद रखना। इंश्योरेंस सेक्टर में जो ब्रोकरेज वाला पार्ट है उसमें 100% FDI अलाउ कर दी गई है। एक बार चेक करना ना, 74%, 100, आई थिंक 100% इस बार कर दी गई है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखना ब्रोकरेज सेक्टर में की गई है, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर पूरी तरीके से क्या है, हमारे पब्लिक सेक्टर के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, मतलब या इंडियन डोमिनेट करते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 49% की है। लेकिन याद रखना, जो ब्रोकरेज वाला सेक्टर है इंश्योरेंस के अंदर, जो ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उसमें 100% FDI अलाउ कर दी गई है। एक बार चेक कर लीजिए इस फिगर को बस, बाकी बढ़ा जरूर दी गई है। लेकिन इन दोनों डिफ्रेंशिएट जरूर करिएगा कि भैया इंश्योरेंस सेक्टर इज डिफरेंट, और उसके अंदर जो ब्रोकरेज वाला सेक्टर है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब कंप्लीट इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI, या आप कह सकते हैं कि इवन 51% FDI इज नॉट अलाउड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब हमारे यहाँ कोई भी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो सकती है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो सकती है। अब देखो, जो इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा होता है यूलिप्स, ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल समझने की कोशिश करो। ट्रेडिशनल वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल LIC हो गया, ये हो गया, ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये लोग बहुत ही लेस रिस्कियर एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, लेस रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका आप कह सकते हैं 100% श्योरिटी रहती है कि पैसे आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, या अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी सी स्कीम लेके आती है जिसमें 100% फिक्स है कि भैया पैसे वापस आएंगे, उन सब में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उन सब में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर देखो, मैंने क्या आपको मनी मार्केट में पहले ही बता दिया था कि भैया अगर रिस्क कम है, रिस्क कम है, सो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, रिस्क कम है तो इंटरेस्ट रेट भी कम है, और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस है, ये लोगों को खुश नहीं करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भैया आपने 15 साल के लिए पैसे रखा, मुश्किल से आपको 7 से आप कह सकते 6 से 7% का इंटरेस्ट मिला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब 25 से 30 हज़ार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो ये लोगों को खुश नहीं कर रहा था, ठीक है। अब लोगों को रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए थे, बिकॉज लोगों की डिमांड ना और लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और लोगों की जो रिस्क एपेटाइट है, मतलब जो रिस्क लेने की एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक सेशन डिमांड करता है कि भैया हमें कुछ आप मार्केट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस लेके आओ। तो जो यूलिप्स है वो मार्केट लिंक्ड आप कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस है,
ठीक है, मार्केट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक पैसे कहाँ लग रहे थे, काफ़ी फिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के फिक्स डिपॉजिट में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, यहाँ पर लग रहे थे। तो यहाँ पर रिटर्न भी कम मिल रहा था बिकॉज रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन रिटर्न भी काफ़ी हाई होगा, रिटर्न भी काफ़ी हाई होगा। तो ये यूलिप्स जो है वो नया टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है विच मनी इज इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, मनी इज इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। अब आपने एक चीज़ देखी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, इंश्योरेंस सेक्टर मतलब सॉरी म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक मैनेजर रहता है, वो आपसे बहुत सारा मनी ले लेता है, उसका एक पूल बनाता है, मतलब कंप्लीट मनी को कलेक्ट करता है, उसको डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट कर देता है। डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत सारे शेयर और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है, और फिर जो भी रिटर्न आता है अपना एक्सपेंस रेशियो काट के आपको पैसे वापस कर देता है, अपना एक्सपेंस रेशियो काट के आपको पैसे वापस कर देता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड था। लेकिन आप यूलिप को देख रहे हैं, मतलब यूलिप को अगर आप देख रहे हैं तो ये भी कुछ एक तरीके का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया कि लोगों से पैसे लिए, अपन LIC में ही करते ना, पैसे देते हैं, वहाँ पर भी मैनेजर रहता है, उन्होंने शेयर मार्केट में लगाए, अच्छे से लगाएंगे, सिंपल सी बात है, बिकॉज उनके पास नॉलेज है, और वो लोग क्या करेंगे, वो पैसे आपको रिटर्न कर देंगे विद इंटरेस्ट। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है कि नहीं है, हल्का फुल्का अगर आप देखें तो। हाँ है। इसलिए देयर वाज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन IRDAI एंड सेबी। ठीक है, IRDAI एंड सेबी रिगार्डिंग द यूलिप्स। IRDAI जो है वो किसको हैंडल करती है, मतलब किसको आप इसे रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस सेक्टर को, कंप्लीट इंश्योरेंस सेक्टर को IRDAI रेगुलेट करती है, और सेबी करता है मार्केट को। ठीक है, आप देखो मार्केट को करता है, इसमें म्यूचुअल फंड को भी करता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा यूलिप है वो एक तरीके से मार्केट लिंक्ड स्कीम है। तो इस हिसाब से तो भैया सेबी को यूलिप को मैनेज करना चाहिए, लेकिन वो लाया किसके अंदर गया है, वो लाया गया है ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और ऑफिशियली फिर IRDAI बोल रहा है भैया ये लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है, इसलिए इस यूलिप को तो हम मैनेज करेंगे। ठीक है, यूलिप को हम मैनेज करेंगे। लेकिन ये जो सेबी है वो भी अपनी जगह सही है, सेबी भी अपनी जगह सही है। मतलब वो बोल रहा है कि नहीं ये तो मार्केट लिंक्ड काम है और बिल्कुल म्यूचुअल फंड के इक्वलेंट है, मतलब म्यूचुअल फंड से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो बस आपने नाम अलग दे दिया, अलग सेक्टर में रख दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसे रेगुलेट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू रेगुलेट इट। लेकिन IRDAI बोल रहा था कि नहीं भाई ये तो लाइफ इंश्योरेंस है ना यार, लंबे टाइम के लिए है, आपका म्यूचुअल फंड से थोड़ा बहुत तो नेचर अलग है, और हाँ थोड़ा बहुत तो नेचर अलग है, तो अल्टीमेटली वी शुड रेगुलेट इट। दोनों के फाइट में, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था। ठीक है, कि भैया हम रेगुलेट करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे, तो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन निकल के आता है गवर्नमेंट की तरफ से। बिकॉज उस टाइम पे अगर आप देखेंगे जो पार्लियामेंट था वो ऑफ सेशन था, मतलब पार्लियामेंट उस टाइम पे सेशन में नहीं था, तो एक ऑर्डिनेंस ला के बताया गया था कि सेबी को कि भैया भले ये आपके अंडर में आता है मार्केट लिंक, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का पार्ट है, इसलिए IRDAI इज गोइंग टू रेगुलेट इट। और ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सी, बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेबी हो गई, RDI हो गई, पेंशन फंड हो गया, इन सब के बीच में कभी ना कभी आती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, अब जितनी भी पुरानी बॉडी, फॉर एग्जांपल पेंशन फंड हो गया, या आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लिए, अभी लोग मार्केट में थोड़ा थोड़ा घुसना चालू हो गए, बिकॉज अब कस्टमर लोग इनकी जो परफॉर्मेंस है लाइफ इंश्योरेंस से और पेंशन फंड से, इन सबसे खुश नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। ठीक है, अभी लोग इसलिए ये लोग मार्केट में घुसना चालू हो गए, और बार बार जो सेबी अपनी टांग अड़ा देता है कि नहीं भैया आप लोग इसे रेगुलेट नहीं कर पाओगे, सब कुछ आखिर में जोड़ के हमारे ऊपर आ जाएगा, तो आई विल रेगुलेट इट। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बी एन कृष्णन कमेटी बताई गई थी। ठीक है, BN कृष्णन कमेटी बताई गई थी, और इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, इस कमेटी ने बोला है कि भैया आप लोग क्या करो कि एक हमारे पास कह सकते हैं सुपरा बॉडी होनी चाहिए जो लगभग सारे सेक्टर को रेगुलेट करे। ठीक है, सारे सेक्टर को रेगुलेट करे, मतलब एक टॉप बॉडी होगी, उसके अंदर ये सब पार्ट होंगे, और ये लोग अपने अपने पार्ट को हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप की कुछ एडवाइस दी थी। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे मिसलेनियस सेक्शन में। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर थोड़ी बहुत कमिटीज इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर वो सब बता दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए याद रखिएगा BN कृष्णन कमेटी बैठी थी इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए, और उसने कंप्लीट जो सेक्टर था उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दी कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, एक सुपर नेशनल बॉडी बनानी चाहिए जो कि इन सबको हैंडल करेगी। अगर आप देखो हमारे पास है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव कमीशन, जो बॉडी है जिसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं, और जितने भी छोटी मोटी बॉडी रहती है, मतलब जितनी भी ऑफिशियल बॉडी, फॉर एग्जांपल RBI, सेबी, IRDAI, वो सब उसके पार्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो BN कृष्णन कमेटी को कुछ इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बीच में बैठते हैं, और यहाँ पर IRDAI वाले बैठेंगे, सेबी वाले बैठेंगे, पेंशन वाले बैठेंगे, RBI बैठेगा, सब लोग बैठेंगे, और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं दे कैन सॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो कोई आप कह सकते हैं कि ज़्यादा डिस्प्यूट निकल के नहीं आता है। ठीक है, और दोबारा इस तरह से कोई ऑर्डिनेंस भी नहीं लाना पड़ेगा। तो ये BN कृष्णन कमेटी जो है उसको आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली वे में
इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, इनडायरेक्टली वे में इम्प्लीमेंट किया गया है। अब इसके बाद लास्ट में हमारे सामने आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्या आती है हमारे सामने? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तो आपने सुनी होंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप म्यूचुअल फंड के फंड भी देखते होंगे, तो आप देखते होंगे उसको रेटिंग कितनी अलाउड है। कुछ को 5 है, 4 है, अगर 5-4 से नीचे रहती तो आप लोग जाते ही नहीं उसके पीछे, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? ये कुछ ऐसी कंपनीज या इंस्टीट्यूशन होती हैं जो लोग किसी कंट्री की, ठीक है, जो लोग किसी कंट्री की या कंपनी की हेल्थ देख के ये बताते हैं कि भैया ये आगे कैसा परफॉर्म करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जो रहता है वो आपकी हेल्थ देखता है, ठीक है, बोलता है कि अच्छा इसको गले की प्रॉब्लम है, इसको ये इतनी प्रॉब्लम, इसको ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 रेटिंग देता हूँ और ये बंदा पिछले मतलब अगले 2 से 3 साल में निपट जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए उसका हेल्थ अच्छा है, वो सिगरेट नहीं पीता, कुछ गुटखा उटका नहीं खाता, सब कैंसर फ्री है, तो अल्टीमेटली वी विल गिव हिम 5 स्टार रेटिंग और ये अप्रॉक्सीमेटली अगले 30 से 40 साल तक जीने वाला है, 30 से 40 साल तक जीने वाला है। समझ में आया क्रेडिट एजेंसी का क्या काम होता है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हेल्थ देखते हैं और उसको एवेल्युएट करते हैं कि भैया ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। अब हेल्थ का मतलब क्या होता है? देखो हेल्थ का मतलब ये रहता है कि कंट्री के लिए, कंट्री की हेल्थ क्या होती है कि भैया कंट्री कितना अर्न कर रही है, कंट्री के पास कितना टैक्स आ रहा है, कितना फॉरेक्स आ रहा है, और कंट्री कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, और वो एक्सपेंडिचर भी मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है। ये सब मैंने आपको पहले बताया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, स्कूल में स्पेंड किया। और वहीं दूसरी तरफ आप कह सकते हैं रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर होता है जो कि सिर्फ पैसे में उड़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल नेताजी की अय्याशी में, मूर्ति बनाने में, ये सब बकवास करने में, जिसका कोई भी रिटर्न आखिरी में नहीं आएगा, जिसका कोई भी रिटर्न आखिरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अगर कंपनी, अगर कोई भी कंट्री है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसकी रेटिंग हाई होगी। अगर उसको टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो उसकी रेटिंग हाई होगी। उसी प्रकार से अगर आपका पब्लिक डेब्ट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो आपकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई होगी। इन्फ्लेशन आपके यहाँ मॉडरेट है तो काफ़ी अच्छी आपको रेटिंग मिलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल 7 से 8% के आसपास की है, 6 से 7% की भी, तो आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी, ठीक है। अगर ये सब आप कह सकते हैं, ये सब आप कह सकते हैं फैक्टर्स में अगर आपकी कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रेटिंग है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंट्री की हेल्थ, ठीक है, कंट्री की हेल्थ। वहीं उसी प्रकार से हमारे सामने होती है कॉर्पोरेट की हेल्थ, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, तो उनकी हेल्थ कैसे देखा जाता है? उसकी हेल्थ देखने का बहुत अच्छा मकसद है, मतलब तरीका है कि भैया आप उसके एसेट्स देखो कि कितना उनके पास होल्डिंग्स है, ठीक है, कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज हैं। फिर उनके बाद उनकी लाइबिलिटी कितनी, मतलब उनको कितना लोन वापस करना है, कितना कर्जे में डूबे हुए हैं, कितना उनके पास उनका प्रोडक्ट बेच के रेवेन्यू आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना उन्होंने पिछले कई सालों में प्रॉफिट बनाया है, लॉस बनाया है। तो ये सब चीज़ें देख के आप क्या बता सकते हैं कंट्री अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी? बहुत आराम से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री में मान लीजिए इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं 15 से 20% का है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा बोरो भी करके रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100% ऑफ इट्स जीडीपी। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ मुश्किल से 2 से 3% के आसपास चल रही है। तो आप खुद ही बोल सके हैं कि भैया ये जो कंट्री है ज़्यादा नहीं टिकने वाली है, इसकी धज्जियाँ उड़ने वाली है, ठीक है, इसकी धज्जियाँ उड़ने वाली है। तो इसी प्रकार से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है बहुत सारी मेथडोलॉजी यूज़ करती है और कंपनीज को रेट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए से लेके सी तक, डी तक, जो भी उनकी रेटिंग सिस्टम होती है उसके हिसाब से ये लोग रेट करते हैं, ओके। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो टॉप आप कह सकते हैं कुछ 70 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिनकी मतलब आप कह सकते हैं कि चलती है। लेकिन जो आप कह सकते हैं 90% जो मार्केट है, मतलब जो लोग प्रेफर सबसे ज़्यादा कौन सी मतलब रेटिंग्स, मतलब आप कह सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करते हैं, वो है 3, S&P, मूडी, फिच। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ सर्च करनी रहती है तो आप याहू को सर्च नहीं करते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आप उनको सर्च नहीं करते हो, ठीक है, मतलब उनका सर्च इंजन है उसका यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट आप डालते हो गूगल, गूगल आता है, आप उसका यूज़ करते हो एंड यू आर हैप्पी विद इट, ठीक है। उसी प्रकार से इतना जो बड़ा मार्केट है किसने कैप्चर किया? गूगल ने किया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मार्केट है वो लगभग सिर्फ और सिर्फ 3 एजेंसीज ने करके रखा है, S&P, मूडी एंड फिच। इसका नाम आप काफ़ी सुनते रहते होंगे कि भैया मूडी ने हमारी रेटिंग गिरा दी, मूडी ने हमारी रेटिंग उठा दी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीज़ें आप पढ़ते रहते हो, ठीक है। अभी अगर आप देखो इंडिया में तो काफ़ी जो कंपनीज हैं उसने इंडिया की रेटिंग B- कर दी है। लेकिन अगर आप इंडिया की रेटिंग उससे नीचे चली जाती है तो आप कह सकते हैं मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट लगभग नामुमकिन हो जाएगी। क्यों? बिकॉज जो इसके बाद की रेटिंग्स हैं वो ऐसा माना जाता है कंट्री कभी भी डूब सकती है, ठीक है, कंट्री कभी भी डूब सकती है। लेकिन ये लोग आप कह सकते हैं रेटिंग जो है AAA से D तक देते हैं, ठीक है, AAA से D तक देते हैं, ठीक है, ओके। तो मेथडोलॉजी मैंने आपको बता दी। तो अल्टीमेटली इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इंपॉर्टेंस ये है कि हमेशा जो कंट्री रहती है अपनी रेटिंग हाई बना के रखना चाहती है, किस पे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में। क्यों? अगर उनकी रेटिंग हाई नहीं होगी, अगर उनकी रेटिंग हाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। इसलिए हमारे मोदी जी काफ़ी ट्राई करते हैं कि भैया जो फिजिकल और मॉनेटरी डिसिप्लिन बना के रखो। बिकॉज अगर ये डिसिप्लिन क्या, मतलब आपके इन्फ्लेशन बढ़ गया या इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई तो ऑटोमेटिक क्या होगा,
आपकी जो कंपनीज है वो रेटिंग कम कर दी, रेटिंग कम होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम आएगी। तो इसलिए कंट्रीज यहाँ पर ट्राई करती हैं कि भैया फिस्कल और मॉनेटरी डिसिप्लिन बना के रखें। अब सेम ये जो बाकी की कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी यही ट्राई करते हैं भैया अगर आपकी रेटिंग 4 से कम होगी तो कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा मतलब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई रहती है, फॉर एग्जाम्पल AAA+, AAA-, तो इन सब रेटिंग में क्या रहता है कि भैया आपको ना जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बहुत कम देने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था, जो चीज़ लेस रिस्कियर है तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी आपको कम मिलेगा। मतलब लेस रिस्कियर वही होंगी जहाँ से पैसा एक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा, मतलब कि भैया यहाँ से पैसा नहीं डूबेगा। तो जो भी हाई रेटिंग कंपनीज रहती है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है, लेकिन वहाँ से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि भैया आपके जो पैसे हैं वो नहीं डूबेंगे, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे भले कम इंटरेस्ट रेट पे। तो बस यही फ़ायदा होता है जिस कंट्री का भी रेटिंग हाई होता है, फॉर एग्जाम्पल यूएस का, जापान का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो इनको जो इंटरेस्ट रेट पे ना बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आप कह सकते हैं क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। भाई इंडिया को अगर आप देखोगे तो काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है इंटरेस्ट रेट पे, बिकॉज हमारी रेटिंग काफ़ी कम है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको बता चुका हूँ भैया, जितना आपकी रेटिंग उतनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सेम गोज फॉर द कॉर्पोरेट, जो मैंने आपको बताया सेम चीज़ आप कॉर्पोरेट में लगा सकते हैं भैया। अगर आप फिजिकल और मॉनेटरी डिसिप्लिन बना के रखेंगे तो आपके सामने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी और आपको इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा। ये सब मैंने मनी मार्केट में अच्छे समझाया था, ठीक है। तो यू कैन गो देयर। इसके बाद अल्टीमेटली व्हाट इज द इशू रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट्स। देखो देयर इज़ अ वेरी सिंपल इशू रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट्स कि भाई ये जो इंडिया का हमेशा सा कहना रहता है कि जो कॉर्पोरेट्स है ना वो बायस्ड होती है। बायस्ड होती है मतलब ये कि ये लोग जो यूरोपियन कंपनीज को ना जानबूझ के ज़्यादा रेटिंग देती है, यूरोपियन कंट्रीज को जानबूझ के ज़्यादा रेटिंग देती है, और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को रेटिंग जो मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है। दो हमारे यहाँ अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा मॉनेटरी कंडीशन रही पिछले 3 से 4 साल में, लेकिन हमारी रेटिंग नहीं बढ़ाएगी जितनी हमें एक्सपेक्टेड थी। इन्फ्लेशन पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छा कंट्रोल रहा, फिर भी हमारी रेटिंग नहीं बढ़ी। हमारी जो ग्रोथ रही पिछले कुछ सालों में 6 से 7% रही, और ऊपर से आप कह सकते हैं कांग्रेस राज में जो पिछला UPA 2 था उसमें तो 8 से 9% थी, फिर भी हमें आप कह सकते हैं उतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं दी गई। तो इसलिए इंडिया कहते हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो बायस्ड है। और ऊपर से आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक ये सही भी है, बिकॉज अगर आप देखें 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसमें वहाँ के जो बड़े बड़े बैंक थे वो डूब गए थे, जिनको आप कह सकते हैं कि A+ रेटिंग अलाउड थी। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा बायसनेस तो दिखाते हैं। इसलिए इंडिया ने क्या किया था, ब्रिक्स की जो समिट थी उसमें बोला भी था कि लेट्स मेक अ ब्रिक्स रेटिंग, जो कि हम जो जितने भी कंट्रीज हैं उनको मतलब नॉन बायस्ड वे में रेट करेंगे, ठीक है। तो बस ये यहीं पर इशू रुका हुआ है। अब आगे देखते हैं कि भैया ब्रिक्स की जो रेटिंग सिस्टम है कब बनती है, कैसे बनती है, जब आएगी तो ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक। तो अब हमारा होता है लेक्चर कंप्लीट। सो आई थॉट मतलब आई होप कि आपने बहुत अच्छे से लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको मनी एंड कैपिटल मार्केट समझ में आया होगा। पिछली बार रिगार्डिंग दिस लेक्चर आई टुक 10 लेक्चर, इस बार मैंने आपके 20 से 25 मिनट बताए हैं, तो यू शुड बी हैप्पी ओवर मी। तो आई ट्राइड कि भाई 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट हो, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट इन जस्ट 7 to 8 लेक्चर्स। बट आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा, और कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।